तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार की होने वाली है क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो देखते हैं, तो लेट्स प्ले। ओ कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। देखते भाई, मुझे नहीं पता। नंबर 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहाँ फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये लेकिन गलत है। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। वही तो। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो उधर है। क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। हाँ। नंबर 18। माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त। अच्छा, मतलब दोनों जगह जैसे जा पाए। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। अच्छा, ये कारण। नंबर 17। पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। अच्छा। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ओके। नंबर 16। जैसे एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज़ को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी ज़मीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियाँ, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। ये सच में मुझे नहीं पता था यार। हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15। भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियाँ थी। 6 गाड़ियाँ सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियाँ चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियाँ जाएंगी और किसके पास चांदी की। अंत में ये तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियाँ किसके पास रहेंगी। अच्छा, टॉस। मुझे लगा 3-3 हो जाएंगे। के पक्ष में गया। नंबर 14। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 13। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। ओ भाई, ये सब नहीं पता था यार। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हज़ारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंटबेटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 11। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की
कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो 3 जाएगा। जून 1948। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। अच्छा, गांधी जी नहीं चाहते। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। अच्छा, ये कारण। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, बिल्कुल। लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बम्बई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को एक नया डिज़ाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेज़ों की भावनाओं को ठेस ना लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। बिल्कुल। नंबर 8, लाल किला। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए। जो आया नहीं तो उसको पता क्या। कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 6, रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रेडक्लिफ नाराज़ हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था
कि देश की इतनी बुरी अगर पहले हालत कर देते तो ये सब नहीं और होते। इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान बिल्कुल। के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश बिल्कुल। रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोज़ली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आज़ादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता तो शायद इतने दंगे नहीं होते। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बहुत कमी बताया। होती। देश की आज़ादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ बिल्कुल तबाह यार। हो गया। नंबर 2, हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल बिल्कुल नाकाम एकदम रहा। बेकार था। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं हाँ, पर ये नहीं है। लगाया। और क्या। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे। कितने? और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। भाई इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी सच्ची नहीं हुआ। यार। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और बिल्कुल। महिलाएं थी। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गई। एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मुझे यार नहीं पता था कि जो ने 2 लाख से 20 लाख लोगों की जान चली गई, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को घर छूट गए, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था यार। अगर पहले ही बता देता कि ये हिस्सा इधर जाएगा, ये हिस्सा उधर, तो शायद इतना नहीं होता, कम होता। ये हो सकता होता ही नहीं, क्योंकि पहले पब्लिक को पता चले तो जिसको जिधर रहना होता तो अपना अपना कर लेता। एंड इन लोगों का पता है कैसे किस हिसाब से नक्शा बनाया, एक पाकिस्तान इधर एक इधर हो गया, अजीब से बना दिया, जो कोई मतलब ही नहीं था। एक ही तरफ अगर रखना होता तो रख देते, 2-2 तबके का मतलब। वो एक और देश बन गया उसके चक्कर में, बांग्लादेश। कुछ पार्ट पता थे, कुछ पार्ट नहीं पता थे। ये ताजमहल वाला मुझे नहीं पता था कि ताजमहल जो बता रहे थे कि ले जाने के लिए, ये तो मुझे नहीं पता था। ये भी मुझे नहीं पता था कि जो है वो बंटवारे के हिसाब से एक साइकिल, टाइपराइटर, सिक्के, चांदी, किताबें, ये सब भी मुझे नहीं पता था कि ये सब का भी बंटवारा हुआ। और वो शाही घोड़ा गाड़ी जो 6 सोने की थी, 6 चांदी की, तो मुझे ऐसा लगा कि 3 इधर चली जाएंगी चांदी की, तो 3 इधर चांदी की, लेकिन वो फिर टॉस हुआ तो इंडिया के लिए आएगी तब सोने की। एंड जो बताया कि कुरुक्षेत्र में 1 लाख लोगों को शरणार्थी करने का मतलब बनाया था कैंप में, 3 गुना लोग आ गए थे, जिसमें रात में मूवी भी चलती थी, तो 15,000 लोग एक साथ मूवी देखते थे। आप लोग प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।